हमारा वैदिक काल जो कभी मात्र सत्तात्मक रहा है, जहाँ पुत्रों के नाम के पहले उनकी माताओं का नाम लिया जाता था। कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। वैदिक काल वह काल जहाँ अदिति, शची, गार्गी, सूर्या, संध्या, अपाला, रोमाला, घोषाल जैसी महान विदुषियां हुई, जो चारों वेदों में पारंगत थी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ, प्रकांड पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी। शाकल्य देवी वह पहली महिला जिन्होंने कन्याओं के लिए गुरुकुल स्थापित किए। विदुषी संध्या, जिनके नाम पर प्रातः संध्या और सायं संध्या की जाती है, जो पहली महिला पुरोहित भी कही जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसी महान विदुषियां जो हमारे वैदिक काल की परिचायक थीं, मध्य काल में ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया और महिलाएं समाज के हाशिए पर चली गईं। लेकिन कहते हैं ना, सघन अंधकार में भी विश्वास की एक लो प्रकाश कर सकती है। ऐसा ही प्रकाश किया दृढ़ संकल्पित क्रांति ज्योति आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी ने। नमस्कार दोस्तों, थिंक वंस चैनल में आपका स्वागत है और गौरव गाथा के आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किया, जिनकी वजह से आज महिलाओं की शिक्षा सुगम हो पाई है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, ताकि हम आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी के बारे में और ज्यादा जान पाएं। सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में 3 जनवरी 1831 में हुआ। उनके पिता खंडोजी नेवसी व माँ लक्ष्मीबाई थी। सतारा के माली समाज में इनका कुल श्रेष्ठ माना जाता था। यह ओबीसी श्रेणी में आता था। यह वह दौर था जब दलितों की स्थिति बहुत दयनीय थी। साथ ही महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षा देना बुरा समझा जाता था। सावित्रीबाई को बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। उनके बचपन के किस्सों में एक किस्सा बताया जाता है। एक बार गांव के मेले में एक पादरी ने उन्हें यीशु से संबंधित एक किताब दी, पर सावित्रीबाई ने यह कहकर उसे लेने से मना कर दिया कि वह उसे पढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन पादरी ने कहा कि भले तुम इसे ना पढ़ पाओ, लेकिन इसके चित्रों को देखकर तुम्हारे चित्त को बड़ा आनंद आएगा। सावित्रीबाई वह किताब घर ले आती है। उनके पिता उन्हें वह किताब फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन सावित्रीबाई कहती है कि यह किताब मुझे ईश्वर के नाम पर दी गई है, इसीलिए मैं इसे नहीं फेंकूंगी। यह वह पहला क्षण था जब उन्होंने अपने परिवार और समाज का विरोध किया। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले से हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान शिक्षक, विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। जब उन्होंने सावित्रीबाई की पढ़ने के प्रति रुचि को देखा तो उन्हें ज्योतिबा फुले जी ने घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उनके साथ ज्योतिबा की मौसी सगुणा बाई ने भी शिक्षा ली और वह आगे चलकर महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में उनकी सहयोगी हुई। सावित्रीबाई ने स्वयं को शिक्षित करने की यात्रा में भारतीय दर्शन, इतिहास, समाज, राजनीति सभी से जुड़ी पुस्तकों को पढ़ा, जिससे समाज में व्याप्त प्रथाओं व कुप्रथाओं के बारे में उन्हें पता चला। अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। पहली एक संस्था, जिनमें अहमदनगर की एक संस्था थी, व दूसरी पुणे की एक सामान्य स्कूल थी। अपनी महिला साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए 21 वर्ष के ज्योतिबा फुले व 17 वर्ष की सावित्रीबाई फुले ने पुणे में सहृदय ब्राह्मण तात्या साहब भिड़े के सहयोग से भिड़ेवाड़ा में सन 1848 में 9 बालिकाओं के साथ महिला विद्यालय की स्थापना की। उस समय यह देश का पहला महिला स्कूल था जिसकी स्थापना भारतीयों ने की थी और उस विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका बनी सावित्रीबाई फुले जी। रूढ़िवादी लोगों ने महिला के शिक्षिका होने का विरोध किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने पर भी आपत्ति जताई। कहते हैं जब सावित्रीबाई बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती, तब लोग उन पर गंदगी गोबर फेंका करते थे और उन्हें अपशब्द कहा करते थे, जिससे उनकी साड़ी मैली हो जाती थी।
इससे बचने के लिए उन्होंने 2 साड़ी रखना शुरू की। जब वे स्कूल पहुंच जाती तो गंदी साड़ी बदलकर अच्छी साड़ी पहन लेती और अपनी कक्षाएं लिया करती थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कक्षाएं जारी रखी, वह अपना अभियान चलाती रही। सन 1851 के अंत तक पुणे में लगभग 150 महिला छात्राओं के साथ 3 स्कूलों की स्थापना फुले दंपति कर चुके थे, लेकिन परिवार और समाज इनके विरोध में था, जिसकी वजह से इन्हें घर छोड़ना पड़ा। ज्योतिबा फुले अपने मित्र उस्मान शेख के साथ रहने आए। यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की मुलाकात फातिमा बेगम से हुई। उन्होंने फातिमा बेगम के साथ मिलकर स्नातक किया। फातिमा बेगम भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले जी द्वारा स्थापित स्कूलों में पढ़ाने का तरीका सरकारी स्कूलों से बेहतर था। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या इन स्कूलों में बढ़ने लगी। यहाँ हर जाति वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता था। सबको साथ में व समान शिक्षा दी जाती थी। सावित्रीबाई कुशल अध्यापिका थी। वह कहानी, किस्सों और व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। वह कहती थी, अब बिल्कुल खाली मत बैठो, जाओ जाकर शिक्षा प्राप्त करो। 1850 के दशक में 2 एजुकेशन ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की, द नेटिव फीमेल स्कूल एंड द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार। इन दोनों संस्थाओं में आगे जाकर पुणे के कई स्कूल शामिल हुए। सावित्रीबाई ने महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। इसके माध्यम से महिलाओं को उनके मानव अधिकारों और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने विधवाओं के लिए भी काफी प्रयास किए। उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडवाने का विरोध किया, जिसके चलते पुणे और मुंबई में नाइयों के द्वारा हड़ताल का सफल आयोजन किया। उन्होंने कई ऐसी महिला सभा के आयोजन किए जिसमें सभी महिलाओं को जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक ही गद्दे पर बैठने हेतु आमंत्रित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह करवाने व बाल विवाह को रोकने के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। सन 1863 में शिशु हत्या से बचने और शोषित ब्राह्मण विधवाओं और उनके शिशुओं की देखभाल के लिए अपने घर को आश्रय बनाया। साथ ही एक गर्भवती विधवा ब्राह्मण महिला को आत्महत्या से रोका, उसका प्रसव करवाया और उसके पुत्र को उन्होंने गोद लिया। वही पुत्र, उसका नाम उन्होंने यशवंत रखा, जिसे पढ़ाया लिखाया, जो आगे चलकर एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बना। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया, जिसकी महिला विंग का प्रतिनिधित्व किया सावित्रीबाई फुले जी ने। इस संगठन द्वारा उन्होंने महिलाओं, शूद्रों, दलितों के उत्थान के कार्य किए। शिक्षा के साथ साथ वंचितों के सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। सन 1890 में ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने सामाजिक परंपराओं के परे अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी। ज्योतिबा फुले की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने सत्य शोधक समाज का कार्य जारी रखा। सन 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला। प्लेग रोगियों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई जी भी स्वयं प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका भी देहावसान हो गया। वह समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, गरीबी थी, पिछड़ापन था, दलित, शूद्रों और महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ऐसी स्थिति में रूढ़िवादी विचारधाराओं का सामना करते हुए, कुप्रथाओं से लड़ते हुए सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो अद्वितीय कार्य किया है वह सराहनीय है। ऐसी विदुषी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए, दलितों, शूद्रों, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया, उनके जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा समय जब महिला शिक्षा को बुरा माना जाता था, ऐसे समय में उनके लिए आवाज उठाना कितना कठिन रहा होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे वक्त में साहस के साथ दृढ़ निश्चयी होके अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहकर सावित्रीबाई फुले जी ने जो कार्य किया है वह प्रेरणादायी है। ऐसी निश्चल सेवा भावी मातृशक्ति को मेरा शत शत नमन है। आशा करती हूँ सावित्रीबाई फुले जी के जीवन पर आधारित
इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली होगी। सो थिंक वंस फॉर बेटर लाइफ, फॉर बेटर फ्यूचर, क्योंकि आपका आने वाला कल आपके आज पर निर्भर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।